अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस हफ़्ते में भी और हम उस पर बात भी करते रहे हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम बात करेंगे उन नोटिस की जो कि नैब ने सर्व किए हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि नैब शायद दो तरफा टार्जन बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि अपोजिशन के अहम रहनुमाओं को नोटिस भेजे गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी नोटिस भेजा गया है। और ये भेजा गया है कि शराब के जो लाइसेंस उन्होंने जारी किए गैर कानूनी थे, उसके हवाले से उन्हें नोटिस भेजा गया है। बहरहाल जनाब, क्या वाकई मामला इतना सादा है और तमाम लोगों को नोटिस भेजने से क्या जो नैब पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगता था वो धुल जाएगा? क्या केसेस का मुस्तकबिल होगा और बुज़दार साहब का क्या मुस्तकबिल होगा? इसके हवाले से पॉलिटिकल एंगल पर भी बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पोस्ट कोरोना मामलात पर कि आखिर हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या ये दुरुस्त फैसला है? कहीं जल्दबाजी से काम तो नहीं लिया गया? सिचुएशन अगरचे अंडर कंट्रोल है, लेकिन थ्रेट अभी बाकी है या नहीं? और आखिर में थोड़ी बात सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी करेंगे। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ हिलाली साहब से आज करेंगे। सबसे पहले हिलाली साहब, मेरा पहला सवाल आपसे आज इसी हवाले से ही है कि बुज़दार साहब को भी तलब कर लिया गया। हमेशा अपोजिशन की तरफ से ये तनकीद की जाती रही कि भाई आप सिर्फ एक तरफा एहतसाब कर रहे हैं, वन साइडेड एहतसाब है आपका सारा। आपको लगता है कि बुज़दार साहब को तलब करने से वो जो एक बायसनेस का इल्ज़ाम लगता था वो ख़त्म हो जाएगा, अपोजिशन खुश हो जाएगी? हाँ, मगर बुज़दार साहब को जो इन्होंने तलब किया है वो एक बंदा है। अब इसके बाद मुराद अली शाह तलब हो रहा है और सबको पता है, आज शोज़ में तो ये पता चल रहा है कि मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही को भी तलब करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर नैब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है और लगता है अक्रॉस द बोर्ड है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। दैट मीन्स जो लोगों को ऑब्जेक्शन था कि ये इंसाफ नहीं हो रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, वन साइडेड है, ये नहीं होगा। लेकिन हिलाली साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि इससे ज्यादा सीरियस नौयत के केसेस थे जिनमें बुलाया जाना चाहिए था, जिस पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक वीक केस में उन्हें बुलाया गया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए, ये मुझे क्या वीक, आप कमाल कर रही है, वीक है इनका तो अभी इस्तीफा आएगा। अच्छा। बुज़दार वो जाएगा, वो इस्तीफा आना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता है कि दूसरे लोग जब समन होते हैं, जैसे अलीम था और कोई और थे, वो इस्तीफा दे दें उससे पहले और ये ना दे। इसका तो इस्तीफा फिर लेना ही पड़ेगा। नैब ने इसे समन किया है, पेंडिंग इंक्वायरी, ही शुड रिजाइन। ये तो गलत बात होगी। तो अगर वो इस्तीफा दे दे तो ये फिर बड़ी बात है। देखिए, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं सिर्फ कि पब्लिक चाहती थी बुज़दार साहब जाएं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो रहे थे। अंपायर चाहता था कि वो जाए, कोalition पार्टनर जो गवर्नमेंट के चाहते थे वो जाएं, बड़े सारे लोग हैं पीटीआई में वो जो चाहते थे वो जाएं। बस एक ही बंदा था जो सोच रहा था कि वो ना जाएं, और बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया इमरान खान साहब ने कि जब तक मैं पीएम हूं वो जाएगा नहीं। तो ये क्या है भाई, जब तक आपके एक आदमी के खिलाफ एक्चुअल केस नहीं आए उस वक्त तक वो टिके रहे। माने कोई रेप्यूटेशन, मुल्तान के एमएनएस कहते हैं कि करप्शन हर जगह हो गई है और उनका नाम लेके ये कहते हैं, और आखिरी नैब ने भी अभी आके कह दिया। तो इससे पहले आपको कोई आइडिया नहीं था ठीक कि किस किस्म के आदमी को आपने यू हैव बेस्ड योर कॉन्फिडेंस। कमाल है। चलें, तो आपको लगता है कि ये एक सीरियस स्टेप है और इस पे आगे सीरियस रिजल्ट्स भी निकलेंगे? इमरान साहब, आपका भी यही ख्याल है कि ये इतना ही सीरियस किस्म का एलिगेशन लग गया और वो रिज़ाइन कर देना चाहिए उन्हें फौरी तौर पर, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है? जैसे हमेशा पहले भी हमने देखा, एक दो लोगों को हुकूमती वज़रा को भी भूज देते थे कि चलो यार ज़रा अपोजिशन भी खुश हो जाए थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ना इस बात की समझ नहीं आ रही कि उस्मान बुज़दार साहब को जिस नवीयत पे शिकायत पे तलब किया गया, मैं उस पर अफसोस करूं या हंसूं? अफसोस इसलिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को, और वो वज़ीर आला जो वसीम अकरम प्लस, जिनके बारे में मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी शहर लाहौर में साफ़ियों से बात करते हुए 7 अक्टूबर 2018 को कहा कि उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है।
जी। अच्छा, अब उनके वही जिसके बारे में बिल्कुल वो बेखौफ थे, उन्हीं को शराब के लाइसेंस या परमिट की वजह से अगर तलब कर लिया है तो बड़े अफसोस की बात है। और दूसरी बात ये कि ख़बर ये भी है कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म हार्दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दो इदारों को, दो खुफिया इदारों को और अपने करीबी लोगों को, जो पार्टी के करीबी लोग हैं, उनको भी कहा है कि ये जो बुज़दार साहब के हवाले से करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे हैं, इनकी तहकीकात करके इनकी चीज़ों को देख के मुझे बताएं कि क्या वाकई इनमें कोई सदाकत है। यानी वज़ीर आज़म अब खुद भी बेखौफ नहीं रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब अगर ये इल्ज़ाम सच है तो ये वसीम अकरम प्लस मेरे वज़ीर आला इतने बोले थे, इतने मासूम थे कि इन्होंने शराब जैसी चीज़ का लाइसेंस या परमिट देने के लिए अपना डायरेक्ट असर और रसूख इस्तेमाल किया। इसलिए ये जो मामला है ना, ये इतना छोटा नहीं है। जो हम वैसे तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जनाब आपने इसको इसलिए इसमें बुलाया कि ये इसमें क्लियर हो जाए क्योंकि डीजी का इख्तियार। पीपल्स पार्टी का तो एतराज ही है, वो कह रहे हैं कि आप शुगर स्कैंडल में बुलाते हैं जहां सीधा उनके ऊपर चार्जशीट है। कहते हैं कि डीजी जो है एक्साइज, उसका इख्तियार है, वो किसी को दे दे। अगर उसने दे दिया तो इनको शुगर स्कैंडल में बुलाएं, जिसके सफा नंबर 74 पे डायरेक्ट ये कहा है कि ये सब्सिडी इनकी सरबराही में हुई है और ये इन्होंने दी है। अब ये सारी चीजें हैं ना, इसमें बड़ी अहम चीज ये है कि अगर आपने इस इल्जाम को दुरुस्त साबित करना है या इसको नहीं करना, तो मैं समझता हूँ ये नैब के लिए अब दोहरा इम्तहान है। ठीक। वो इस तरह से समझना कि नैब जो है उसने ये साबित करना है कि जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि कहीं ये ऐसे ही दर्शनी काम तो नहीं है, सिर्फ ये अपोजिशन का एतराज दूर करने के लिए कि टार्जन दोनों तरफ काम कर रहा है, सिर्फ वो है, या वाकई वो अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि सबके लिए एक ही कानून है और एक ही सजा है, जो भी करेगा वो भुगतेगा। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आप भी ये समझते हैं ये नैब की रेपुटेशन के लिए भी एक चैलेंज है, इसलिए अब उनको सीरियसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने और भी बड़े लोगों को नोटिस सर्व किए हैं और मजीद सुना है कि करने भी जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और नैब का ये टेस्ट क्या है, मैंने ये ऐसा चार्ज चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इर्रिस्पॉन्सिबल है अगर सच नहीं है। आपको ओवरवेलमिंग एविडेंस चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को या एक प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए, ये खेल मजाक की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने, अगर इनके पास चार्जेस हैं तो दे विल बी एबल टू प्रूव इट। मगर ये थोड़ा सा इसको एक तरफ करें। आप मुझे ये बताएं, बुज़दार के खिलाफ मुल्तान के एमएनएस, जो पीटीआई के एमएनएस, वो कब से शिकायत कर रहे हैं, वो कब से कह रहे हैं कि पुलिस पूरी करप्ट हो गई है, पैसे ले रही है ऑन ट्रांसफर्स, और किस पे वो शिकायत डाल रहे थे। क्या मैं ये जानना चाहता हूं, जब तक नैब का कोई केस नहीं आया आपको कोई पता भी नहीं चलता है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आपका चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उसका क्या रेप्यूटेशन है और वो क्या हरकतें करना है, और आपके पास क्या इदारा नहीं है जो आप चेक नहीं करते। CIA, FIA, IB, ISI, MI, किधर है ये सब? आपको कुछ नहीं पता था? वो तो भी इमरान साहब ने बताया है कि उसके ऊपर वो उन्हें कर दिया है, उन्होंने काम पे लगा दिया, उनसे रिपोर्ट्स मांग ली। नहीं, देखिए समीना, मैं जानता हूं इस किस्म के रिपोर्ट्स जब आते हैं कैसे आते हैं, किसको आते हैं, इस पे सिग्नलिंग होती है बहुत पहले। ये जरूरी नहीं है कि वो आदमी 2 साल के बाद पकड़ा जाए, बहुत पहले ये सिग्नल्स आते हैं और बहुत पहले आए होंगे। ठीक। मैं तो हैरान हो गया हूं कि आपकी जजमेंट अगर इतनी गलत होती है एक बंदे पे, वन मेजर एक्टर आपके गवर्नमेंट पे, तो दूसरे डिसीजंस में क्या जजमेंट है आपकी? अच्छा, मैं तो हिल गया हूं। ठीक, इसमें एक चीज और भी है, लाली साहब के लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू था कि जी पार्टी में से किसी और को बनाया, तो ग्रुप्स हैं, तो ये है, तो वो है, कौन लेके आए, तो इस वजह से भी बड़े मसले थे। अब की बार हमने एक चीज और देखी है इमरान साहब, वो ये कि काफ लीग ने भी हाथ थोड़े से खड़े कर दिए हैं कि जी हम भी कैंडिडेट बन सकते हैं, और काफ लीग की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर बुज़दार साहब को आपने रिमूव करना है तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एक अच्छे वज़ीर आला के कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं। आप इस सजेशन को और इस मूव को कैसे देखते हैं? समीना, मेरे नज़दीक तो जो आपके इत्तेहादी होते हैं ना, वो आपकी जमात ही होते हैं, क्योंकि उनकी मदद से ही आपकी हुकूमत बनी होती है।
इसलिए अगर आप कोई ओहदा, अगर आपकी अपनी जमात में कोई बंदा इस काबिल नहीं है, तो अगर आप वो ओहदा किसी तहाती को दे देते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका खेज बात नहीं है। और जहां तक चौधरी परवेज़ लाई की बात है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला पहले किया होता और पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला नामजद कर दिया होता तो आज पंजाब में उनकी ये हालत ना होती। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये कि वज़ीर आला वो पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने डिलीवर भी किया है, उनकी वज़ादारी भी है, उनके मामलात भी हैं। उन्होंने बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून के भी ऐसे हैं जिनको अपने साथ टिल्ट कर पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी काबीना में इस वक्त आपकी काबीना में पंजाब में तकरीबन 10 के करीब ऐसे गुजरे हैं जो चौधरी परवेज़ लाई की काबीना में भी शामिल थे। ठीक, तो वो आसान उनका वो बन जाता है एक वर्किंग रिलेशनशिप। इसलिए अगर वो मैं आ रही हूँ हिलाली साहब, 1 मिनट। इसलिए अगर वो चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बना लेते हैं तो इससे उनके लिए बेहतरी होगी। मैं नहीं समझता कि आपके ख्याल से परवेज़ लाई साहब कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? हिलाल साहब, परवेज इलाही इससे तो बेहतर होता, मगर वो बन नहीं सकता, वो कभी भी नहीं बन सकता। मेरे ख्याल में परवेज इलाही ने मेरे डील कर लिया है शहबाज शरीफ के साथ, और अगर शहबाज शरीफ को कहा है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं और मेरी पार्टी तुम्हारे साथ आते हैं और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। और इसको इनको भी कह सकते हैं, कहा शायद कह सकते हैं, इस किस्म की, माफ करिए, ब्लैकमेलिंग तो होता है कि अगर तुम मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओगे मैं तुम्हारे साथ हूंगा और मेरी पार्टी तुम्हारे साथ होगी। अब बात असल ये है समीना, ये कैसे बनाएगा परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब, जब इसकी पार्टी जो है इमरान खान साहब की, इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इनको तो ही हैज टू गो विद इन हिज पार्टी। और अगर आप जानना चाहते हैं तो सुना ये है, कमाल की बातें आजकल सुनते हैं कि इस्तिखारा भी हो गया है, नाम भी सिलेक्ट हो गया है। अच्छा। और जब इनका इस्तीफा आएगा बुज़दार साहब का, उसका अपॉइंटमेंट भी हो जाएगा। मैं आई एम सॉरी, अब तो इस किस्म के जजमेंट्स और इस किस्म के प्रोसीजर्स ऐसे हो गए हैं कि मेरे ख्याल में यू हैव टू बी अ रिलीजियस समथिंग फॉलोअर ऑफ रिलीजन और प्रोसीजर्स, कि ये तो कोई सिविल। लेकिन परवेज इलाही आप दोनों का ख्याल है कि बेहतर कैंडिडेट होते हैं। मेरी बात, हिलाली साहब ने जो बात की है ना कि इतनी सीटों से कैसे हो सकता है, तो हिलाली साहब आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही के पास तो ज्यादा सीटें हैं। जब पंजाब में चौधरी मंसूर वट्टू बने थे जब यहाँ पे, तो आपको याद है उनके पास कितनी सीटें थी? उनके पास तो इतनी सीटें भी नहीं थी और वो बन गए थे वजीर आला। जब इत्तेहादियों आपकी मजबूरी हो कि आपने बनना है तो उस वक्त कुछ भी हो सकता है। सादिक संजरानी भी तो बन ही गए थे चेयरमैन सेनेट, उनको तो कोई कॉल सबके के कोई जानता भी नहीं था। लेकिन बहरहाल एक चीज पे कंसेंसस नजर आता है कि परवेज इलाही जी हिलाल साहब जल्दी से कर ले, मैंने एक सवाल और अपना। हाँ, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं अब अंपायर को कहेंगे तुम कुछ करो, और मेरे ख्याल में कोई डील वील ब्रोकर किया जाएगा। ठीक, और एक दफे अगर डील हो गया और पता चला अगर चौधरी इनको छोड़ के जाते, इनकी गवर्नमेंट भी जाती पंजाब में, तो मेरे ख्याल में इनकी पोजीशन और भी वीक हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एक बहाना चाहिए उन्हें रिमूव करने का, कि इमरान साहब की ईगो भी हर्ट ना हो वहां पर, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग आगे उन पे स्टैंड ले चुके हैं बुज़दार साहब पे, तो अगर करप्शन का कोई बहाना मिल जाएगा तो वो उन फेस सेविंग भी हो जाएगी कि देखें जी करप्शन पे तो फिर मैं इस पे भी टॉलरेट नहीं करूंगा। तो हो सकता है ऐसी भी कोई सिचुएशन बन जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये मुस्लिम लीग नून और काफ लीग का जो मामला है ना, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये है कि मुझे बताएं परवेज इलाही जो है वो सीएम बनने के अलावा किसी तौर भी उनके साथ जाएंगे नहीं। तो वो तो यहाँ पे भी ये बात कर सकते हैं ना, वो यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन नून लीग में इसलिए कम चांस है उनका वजीर आला के लिए मानने का कि आप क्या समझती हैं हमजा शहबाज साल से ज्यादा अरसा हो गया जेल में क्यों है, वो क्यों जेल काट रहे हैं? हमजा शहबाज का वैसे बड़ा दुख रहता है आपको। अब मैं जरा मरियम पे आ जाऊँ, मुझे उसके बाद ब्रेक लेना है। मुझे ये पूछ लेने दीजिए, मरियम को भी नोटिस सर्व कर दिया गया है और नैब ने उन्हें भी बुला लिया। अब सब ये समझ रहे थे कि जी सेटलमेंट हो चुकी है चूंकि, तो लिहाजा मरियम भी खामोश है और इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। अब वो तो मुसलसल ही खामोश है, अब क्यों बुला लिया नैब ने उन्हें? देखिए, मरियम को बुलाना दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो ये थ्योरी है कि जी डील हो गई है, तो मरियम को हाइप देने के लिए, दोबारा इन करने के लिए बुला लिया कि चलो दोबारा पेशियां शुरू हो, मीडिया टॉक, और वो दोबारा जरा मेन स्ट्रीम में आ जाए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की इस वक्त जो मजबूरी है, इन्होंने NFC पे और 18वीं तरमीम पे और 2-3 और जगहों पे इन्हें चाहिए अपोजिशन की हमायत। तो दूसरी थ्योरी ये है कि इसलिए इनको
प्रेशर में लाने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए ये काम किया गया कि इनको भी अब लाया गया, नैब की तरफ से नोटिस दिया गया है, जरदारी साहब को भी, मरियम नवाज को भी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये बात कि आप कुछ भी कहें, मरियम को आप जिस हवाले से भी बुलाएं, मरियम नवाज जब आएंगी, अदालत में पेश होंगी, मीडिया से बात करेंगी तो हाइप क्रिएट होगी, खबर निकलेगी, बात बनेगी, उन्हें कवरेज मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। इलाली साहब, आपका क्या ख्याल है? मरियम तो बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह खामोश हैं, कोई उस तरह मंजर पे नहीं आ रही, तो उन्हें क्यों नैब तंग कर रही है? अगर कॉल सबके कि जी नैब तो उनको बुलाती है जो ज्यादा बोलते हैं, जो शोर मचाते हैं। देखिए, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो को भी बुलाया है, आपको पता है कि मुनिस इलाही को भी बुलाया। हाँ। और मुनासिब होगा अगर मरियम को भी बुलाएं। इनके खिलाफ चार्जेस हैं, इनके खिलाफ चार्जेस ऐसे हैं जो नैब समझता है ये कोर्ट में स्टैंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो क्यों नहीं बुलाएं उनको? ये हर वक्त समझना कि बाप बेटी कजन, ये हर चीज का एक बेसिक एविडेंशियल होना चाहिए इनको समन करने के लिए। इसलिए जब अगर ये आएंगे और छूट जाएं तो नैब का तो और भी बड़ा नुकसान होगा। और नैब इस मौके अब ऐसे सिचुएशन में है कि मेरे ख्याल में कि नैब के पास अब लीवे नहीं है कि लोग आते जाएं और दे शुड बी गिवन बेल, जैसे ये साद रफीक और ये हुआ। आपको जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है नैब को? अगर इनके खिलाफ केस स्ट्रांग ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी की तैसी कर देनी है नैब के। तो मेरे ख्याल में नैब अभी खबरदारी से चल रहा है। ठीक, लेकिन इमरान साहब का ख्याल है कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल नया मंजरनामा है जिसके ऊपर हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीजें, दोनों थ्योरीज चल रही हैं, दोनों थ्योरी साथ साथ चल रही हैं। इसी तरह से कि नैब जो है वो इसमें ठीक भी हो सकता है, लेकिन एक थ्योरी ये है कि पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चलें जी, इसी पॉइंट पर नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं। जब हालात खुलेंगे मजीद तो पता चलेगा कि असल थ्योरी कौन सी सही थी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं पोस्ट कोरोना फेज में क्या हम दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन था, वो भी अब खत्म किया जा चुका है। कैसा फैसला है ये, जरा जायजा लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर असद उमर साहब को आपने सुना, उन्होंने बताया है कि अब मुल्क में कोरोना की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है और इस वजह से अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया था उसको खोल दिया जाएगा। और सारी आपने जो तफसीलात थी उसकी वो उन्हीं की ज़बानी सुन ली। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर हुई है। और ना सिर्फ ये कि अब अंदरूनी मुल्क जो तनकीद हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आई है, जो कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की हिकमत अमली पर की जा रही थी शुरू में। और उसके साथ साथ हमने ओवरऑल भी देखा है कि बाकी जो बाहर के इदारे हैं वो भी तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली का मुजाहरा किया। लेकिन अब क्या इस स्टेज पर आकर ये खोलना दुरुस्त है या नहीं, या वाकई अब खोल देना चाहिए था, इसका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, क्या होता है, सही फैसला है हुकूमत का? हम देख रहे हैं इस वक्त एक्टिव केसेस कोई 17,000 कुछ है, 19,000 कुछ है, और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि कोई 700-800 केस आए हैं 24 घंटों में। तो आप समझते हैं कि अब ठीक है खोल दें? मीना, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और मैं कहता हूँ कि जितने खदशात थे हम समेत तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सहाफ़ियों को, तज़कियाकारों को और डॉक्टरों को और फिर आलमी इदारों को, अल्लाह ताला ने वो सब जो है ना वो गलत साबित कर दी और अल्लाह ने मेहरबानी की। और ऐसे हमने अपने तौर पे कोई कसर नहीं थी छोड़ी ये सारी चीज़ें पूरी करने की, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हम बच गए। और अगर आप इदादुशुमार देखें तो उसकी एक बुनियादी वजह ये भी थी कि हमारे यहाँ जो 76% लोग हैं ना जो कोरोना का शिकार हुए, उनकी उम्र 50 साल से कम थी। एक ये भी वजह हुई कि वो ज़्यादा जो सर्वाइव कर गए और ज़्यादा उम्र के लोगों में ये उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। हुकूमत ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, खोलने का फैसला सही है, बिल्कुल ठीक है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह कि आप सारी उम्र तो बंद नहीं रख सकते, लोग मजबूर हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि अब हम पहले दिन से इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं ये बात कि ये हुकूमतों का सिर्फ काम नहीं होता, कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब अगर SOPs बन गए हैं तो हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम मास्क के बगैर बाहर ना जाएं, हम फासला रखें,
हम एक जमगट्टा ना लगाएं, हम एक दूसरे के साथ उस तरह से सोशलाइजिंग ना करें। यानी हुकूमत ने खोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भी खुल जाएं, बल्कि हम SOPs के साथ चलते रहें ताकि दोबारा से ये वबा जो है वो तकवीयत ना पकड़े। सही, लेकिन आप हुकूमत के इस फैसले के साथ हैं जो उन्होंने खोल दिया। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है, लोगों की मुश्किलात आसान होंगी। चलें जी, हिलाली साहब से पूछते हैं वो क्या राय रखते हैं। हिलाली साहब, जाहिर है हमेशा पैसे तो नहीं बांट सकते, ना इतने हम अमीर मुल्क हैं, और जाहिर है हमेशा सब कुछ बंद भी नहीं रखा जा सकता। अब लोगों का जाहिर है हमने देखा है रेशो कम है इफेक्ट होने की, अल्लाह का शुक्र है उतने सीवियर भी नहीं है लोग, अस्पतालों में भी अब काफ़ी खाली बेड्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप भी समझ रहे हैं यही कि आपका अभी तक पुराना वाला मौक़िफ़ है कि नहीं सब बंद रहना चाहिए? ये आपने जो कहा है कि लोग खुश हैं और ये इतना नहीं हुआ, ये क्यों हुआ है आपके ख्याल में? कि या ये इसलिए हुआ है कि हमारे लॉकडाउन हाफ हार्टेड हुए हैं, कि इसलिए हुआ है कि हमारे लोग मास्क नहीं पहनते मगर खुदा ने उनको भला किया? देखिए बात असल ये है, ये हम खुशकिस्मत हैं कि ये वायरस कमजोर हो गया है और वायरस का वायरल लोड जो होता है वो कम हो गया है। और दूसरी बात जो इमरान याकूब ने कहा है, हमारी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 70% जो है अंडर 30 इयर्स ओल्ड है। तो ये वजह है जो ये वायरस जो है, खुदा शुक्र है खुदा कि ये इतना पावरफुल नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हुआ है कि हमारी टैक्टिक्स ठीक हैं, ये इसलिए नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट का तो पॉलिसी वाज़ेह है, लाइव्स ओवर लाइवलीहुड, इकोनॉमी लाइवलीहुड ओवर लाइव्स, आई एम सॉरी, लाइवलीहुड्स ओवर लाइफ, इकोनॉमी ओवर लाइफ, माने कि हमारी तरक्की होनी चाहिए, इकोनॉमी ये वो, एंड वो उनका देखिए, मैं नहीं कहता कि ये कंक्लूजन गलत है, ये कंक्लूजन एक अनकाइंड है, क्रूअल लगता है, मैं नहीं कहता गलत है, इसलिए कि इमरान खान पहले दिन से कहता रहा है कि अगर हम नहीं करें ये भूख से मर जाएंगे। मैं सिर्फ उनको उस वक्त कहता था और अभी भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अगर आप ठीक तरीके से फूड सिक्योरिटी करें, ठीक तरीके से आप राशन करें, ठीक तरीके से आप बांटें, आपके पास इतने पैसे हैं कि कोई आदमी भूख से नहीं मरेगा। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि ये खतरा है तो फिर लोगों को टैक्स करें और टैक्स करें, खुशी से देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज ये कह रही हूँ, आप दोनों की ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ, अल्लाह ताला का करम रहा, ये वायरस जो है वो उतना नहीं स्ट्रांग रहा, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जिस बात की कोई प्रेज कर रहा है वो सिर्फ ये है कि हुकूमत ओवर खौफजदा होकर उसने ये नहीं कर दिया कि सब बिल्कुल टाइट कर्फ्यू वाला लॉकडाउन कर दिया हो। उनकी भी स्ट्रेटेजी बेसिकली हुकूमत की यही थी कि हम देखेंगे कि इसका कैसे ये बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाते जाएंगे। जहाँ जहाँ उन्हें लगता गया कि जब सख्त ज़रूरत थी सख्त कर लिया, जब लगा कि नहीं अब उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। तो बेसिकली वो भी यही रीडिंग कर रहे थे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली अगर कोई प्रेज कर रहा है तो वो इस चीज़ की कर रहा है। जी हिलाली साहब, आपने शुरू में कहा कि लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी को, तो फिर आप शुरू में चले जाएं, जब वो लॉकडाउन स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन नहीं था तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, WHO ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, लेकिन वो तो फिर रॉन्ग प्रूफ हुए ना। नहीं, लेकिन वो तो फिर इमरान साहब रॉन्ग प्रूफ हुए। सर आप इंपीरियल कॉलेज के उस वक्त सारे रिसर्च की मिसालें दे रहे थे, वो सारा उन्होंने तो कहा था 7 लाख हो जाएंगे। मुझे तो कभी कभी शक पड़ता है समीना कि आप हमारे प्रोग्राम की एंकर से ज्यादा PTI की तर्जमान बन जाती है। नहीं, मैंने दोनों तरफ की बात करनी है, उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दोनों तरफ की बात करनी है। नहीं है बात, मगर सबीना सिर्फ आप ना बात करें ना, हमें भी बात करने के मौका दें। आप तो माइक्रोफोन के ऊपर बैठ के जो मर्जी है कहती रहती हैं, हमें इंटरप्ट करती रहती हैं। खुदा के लिए हमें भी थोड़ा सा जी लाली साहब, मैंने इस दफा इंटरप्ट नहीं किया। वैसे बड़े अच्छे हैं, आपके व्यूज बड़े अच्छे हैं, आप एनालिस्ट बन के आ जाए हमारे साथ, वी वुड वेलकम यू। मैं तो अभी आई विल सैक्रिफाइस अ पार्ट ऑफ माई सैलरी फॉर दैट। देखिए बात है, खुदा की एक मिनट रुकने दें, एक मिनट रोक के मुझे मेरी बात सुने। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी है, मगर जब एक फुल लॉकडाउन चाहिए था PM ने नहीं किया, और क्रिटिसिज्म आई, किससे आई? WHO, मेरे से नहीं, आपसे नहीं, WHO से। अब जब उनका स्मार्ट लॉकडाउन और स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन है, शायद
इसलिए वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वायरस कम हुआ है, तो वो क्रेडिट देना चाहते हैं। और सही बात है, क्रेडिट दो प्राइम मिनिस्टर को, मगर बात असल ये है कि और भी वजूहात है। वायरल लोड कम हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं वायरस को म्यूटेट करता है, कुछ जगह स्ट्रांग होता है, कुछ जगह वीक होता है, वायरस लोड कम। अच्छा चलिए वो छोड़ें। तीसरी बात यह है, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं 10 दफे कहता हूं, अभी भी कहता हूं, वो कहते हैं नहीं लोग भूखे मरेंगे। मैं कहता हूं समीना, कोई आदमी पाकिस्तान में भूखा नहीं मरेगा अगर आप टैक्स कलेक्ट करें और उन लोग जो टैक्स दे सकते हैं उनसे पैसे लें, ठीक तरीके से रैशनिंग करें और खाने के स्टॉक्स आप ठीक तरीके से वाटर मैनेजमेंट करें और एग्रीकल्चर पे कंसंट्रेट करें। सर यहाँ टैक्स देने वाले खुद गरीब हो गए, इस सारी सिचुएशन में लोगों के कारोबार बंद हो गए। लेकिन इमरान साहब इसको मुझे वाइंड अप भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अब मैं तनकीद भी कर लूं ना, आपने मेरे पे सीधा इल्जाम लगा दिया। मैंने आप लोगों पे वैसे इल्जाम नहीं लगाया। दूसरी तरफ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आगे मुहर्रम भी आ रहा है, आप लोगों ने जल्दबाजी कर ली, आप मुहर्रम गुजार लेते, उसके बाद ये ना हो कि दोबारा जो आप कंट्रोल किया है मुश्किल से वो स्प्रेड आउट। समीना मेरा अब जो है ना मामला वो है ये, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपने पहले कर दिया, अब उसकी तारीफें थी या तनकीद थी वो छोड़ दे। जो होना था वो हो गया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, अब बच गए। वायरस कमजोर हो गया, अब बच गए। अब बात यह है कि क्यों आप दोबारा उस मौत के मुंह में जाना चाहते हैं। आप ये देखें, स्पेन में देखें, यूरोप में देखें, इटली में देखें, वहां पे वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये दोबारा सर उठा रहा है, उन्होंने उसी वक्त दोबारा सख्तियां कर दी। आप और खुदा का वास्ता है, मुहर्रम में खास तौर पे, मुहर्रम में देखें हमारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने अपने मजहबी रसूमात भी जो अदा करनी है, जो मामला है सारे बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुदा का वास्ता आप उनको समझाएं, SOPs पे अमल करवाएं। आप मजालिस में जाएं, जुलूसों में जाएं, लेकिन कम से कम मास्क जरूर पहने। जो एहतियात आप कर सकते हैं वो जरूर करें, और उसमें इस तरह से ना हो कि आप ऐसी बेहतियाती करें कि जिससे फिर दूसरों को भी भुगतना पड़े। बिल्कुल सही है। नहीं, इस बात पे तो मैं हिलाली साहब आप यही समझते हैं कि मुहर्रम आ रहा है, उसमें हमें थोड़ा सा सीरियसनेस का मुजाहरा करना है। जी हिलाली साहब। यस एक सुनिए मेरी बात, $200 फी आदमी फाइन है स्पेन में जो मास्क नहीं पहनता है। मैं कहता हूं मास्क मुफ्त दो, बांटो, और जो आदमी नहीं पहनता है, जैसे हेलमेट नहीं पहनता है, फाइन करो उसको। कम से कम ये चीजें तो करे। सेकंड वेव ऑफ वायरस जरूरी है, आएगा, हर मुल्क में आया है, अमेरिका से लेके स्पेन से लेके ब्राजील से आया है, इधर भी आएगा। तो तैयार हो, तो रिलैक्स नहीं होना। हमें आखिरी मरीज तक चुकन्ना रहना, आखिरी मरीज तक। ये ना हो कि हम रिलैक्स हो। और आप ये देखिए ईद उल अजहा के बाद फिर एकदम से ना जो हमारे एवरेज पेशेंट 100 के नीचे चले गए थे वो दोबारा बढ़ गए हैं। ठीक, तो वो चीजें हमें रिलैक्स नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इस बात पे कंसेंसस नजर आता है। अच्छी बात है कि कोरोना कंट्रोल हुआ है, लेकिन हमें इस पे रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि ये दोबारा से भी फैल सकता है। खतरा भी टला नहीं है, और इसमें आवाम को भी पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। साथ साथ एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ जो सरहदों पर इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, खास तौर पर बात करेंगे जो अफगानिस्तान से थ्रेट्स हैं, क्यों हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि मगरबी सरहद पर जो अफगान फोर्सेस की तरफ से कुछ पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया, और पहले भी इस किस्म के वाक़यात हैं जहाँ पे ताने बाने मिलते हैं जाके उधर ही। ऐसा क्यों है, जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, क्या वजह है अफगान फोर्सेस पाकिस्तानी चौकियों को क्यों निशाना बना रही हैं? अफगानिस्तान के साथ तो हम अमन चाहते हैं, और वो क्यों हमारी फोर्सेस के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। अब समीना, मैं आपको इन रिटर्न एक सवाल पूछूंगा कि आपके ख्याल में कितने लोग हैं, जो कौन है वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ें? एक तो है काबुल रेजीम, माने वो कठपुतली गनी और ये वो, उनको तो पैसे मिलते हैं, उनका तनख्वाह उधर से आता है। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, साथ साथ पेंटागन, उसके बाद अफगान NDS जो सीक्रेट एजेंसी है, उसके अलावा हिंदुस्तान और रॉ, उनके अलावा BLA, और फाइनली जो आप कहेंगे, ये आप क्या कह रहे हैं, आईसिस। ये नहीं चाहते कि अमेरिका छोड़ के जाए, कुछ पैसों की वजह से, और माफ करिए
हम ये भी कहना पड़ता है, कुछ लोग हमारे मुल्क में भी हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका ना जाए। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका चले जाएगा तो फिर वो वही सिविल वॉर हो जाएगा और फिर पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। बात असल ये है, खुदा के बंदे, ये सब किसके खिलाफ हैं? एक है ट्रंप और तालिबान। ट्रंप और तालिबान साथ हैं। ट्रंप चाहता है निकलने और तालिबान चाहता है कि वो उधर से जाए। हम भी उनके साथ फुली नहीं है। तो वही लोग हैं जो ये सारे कार्रवाइयां करवा रहे हैं। ठीक है हिलाल साहब, वक्त सॉरी बहुत कम है। वही लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इमरान साहब का भी जल्दी से ले लूं कमेंट। इमरान साहब, आपकी नज़र में ये क्या मामला है और पाकिस्तान को इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखें, पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, बहुत अहम किरदार अदा किया। अमेरिका, अफगान तालिबान और उनकी अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में। अब ये बदनसीबी ये है कि सिर्फ वहाँ पे, क्योंकि मेन देखें आप, फौजी कौन है? वो फौजी हैं जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग ली है। अब इंडिया कभी भी नहीं चाहता है, ख़ास तौर पे इंडिया की ये कोशिश है कि ये यहाँ पे इस तरह के हालात रहे कि पाकिस्तान और उनके दरमियान कभी अमन ना हो। अब अमेरिका जो है वो तो चाहता है यहाँ से जाना, लेकिन जैसे लाली साहब कह रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते, तो अफगान में भी एक कुछ ऐसा तबका है जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया। अब वो इंडिया के हाथों कठपुतली बने हुए हैं और वो सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसी छेड़छाड़ी होती रहे कि जो है पाकिस्तान को जिसका नुकसान हो। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लेकिन आप समझते हैं इंडिया अभी तक इतना इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान में? क्योंकि इस वक्त तो हम देख रहे हैं हर तरफ से खित्ते में उसकी छुट्टी हो रही है, इसीलिए तो वो ज्यादा डेस्परेट हुआ है। वो अब उसका वहीं तो थोड़ा सा सुख रह गया है, इसलिए वो डेस्परेट होकर अब ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ इस तरह के मामलात हों कि वो अपनी एक मौजूदगी को वहाँ पे जाहिर करे और ये बताए कि जी मैं अभी इस गेम से आउट नहीं हुआ, मेरा भी अभी यहाँ पे किरदार है। जी वक्त हमारा खत्म हो गया है, या अभी मैं हिलाल साहब से लास्ट कमेंट ले लूँ? चलें जी, वक्त हमारा ख़त्म हो गया नाज़रीन। और जिस तरह बात कर रहे थे अफगान फोर्सेस के हवाले से कि उधर भी छेड़छाड़ जारी, तो यानी बेसिकली इंडिया ज़ाहिर है मशरक़ी सरहद पर भी हम देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर उधर भी छेड़छाड़ जारी रहती है, तो इस तरफ से भी वो अटैक करवा रहा है। लेकिन बहरहाल इसको हमें खित्ते के ओवरऑल तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। इसी पॉइंट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त लेते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।